चलिए अब हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी। अभी कुछ स्लाइड पहले मैंने आपको बताया कि सेल वॉल जो है वो पूरी तरह से इम्परमिएबल है, जो कि रॉन्ग है। सेल वॉल पूरी तरह से परमिएबल होता है, मतलब वो एक ऐसा टीचर है जो हर एक स्टूडेंट को क्लास के अंदर आने देता है। तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फिल्टर आउट करना पड़ता है कि कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड है और कौन सा नहीं। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। और सेल वॉल क्या होता है, इट फुल्ली परमिएबल होता है, वो हर एक चीज को अंदर आने दे देता है। तो बेसिक काम क्या है सेल वॉल का? सेल वॉल का काम है सेल को प्रोटेक्ट करके रखना, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। ठीक है, और वो सेल को क्या करता है, बाहर के एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचा के रखता है। बाहर एनवायरमेंट से जो सेल सेल का जो कंपोनेंट है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है जो कांटेक्ट में आता है, वो होता है सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट है, वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में वो नहीं होता है। तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज का, फंगस में वो बना होता है काइटिन का, और उसी तरह एल्गी में भी वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें वो प्रेजेंट है, अलग अलग चीजों का वो बना हुआ होता है। तो जो सेल वॉल है वो काफी स्ट्रॉन्ग, एक कठोर कंपोनेंट होता है, वो नॉन लिविंग होता है और वो पूरी तरह से परमिएबल होता है। ठीक है, और वो सेल को प्रोटेक्ट किए रखता है, वो सेल को क्या, सूखने से या फिर टूटने से बचा के रखता है। सेल पे कोई स्ट्रेस ना पड़े इसके लिए वो उसे क्या करता है, एक एनवायरनमेंट देता है, एक ऐसी सराउंडिंग प्रोवाइड करता है जिससे वो सेल क्या रहे, इंटैक्ट रहे, जुड़ा हुआ रहे। तो सेल वॉल की ना मैकेनिज्म को समझने के लिए, उसकी वर्किंग को, आखिर उसमें प्रोसेस कैसे होता है, ये समझने के लिए ना कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए गए हैं। तो आइए हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें एक पौधा लिया गया है, ये रियो का पौधा है। रियो का पौधा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये तो इसकी एक पत्ती ली गई है और उसकी ना एक पतला सा लेयर निकाला गया है। अब उस पतले से लेयर को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है ना, तो उसमें कुछ हरे हरे रंग का कण दिखाई देता है, एक कंपोनेंट हरे रंग का दिखाई देता है। उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग का पदार्थ होता है ना, उसे कहा जाता है क्लोरोफिल, जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब इसी स्लाइड पे अगर हम नमक का या फिर शक्कर का सॉल्यूशन डाल दें और फिर ऑब्जर्व करें कुछ देर बाद कि आखिर उन पत्तियों में क्या चेंजेस आया, आखिर उनके सेल्स में क्या चेंजेस आया। अभी कुछ स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी चीज को, किसी सेल को सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। आप सोचिए, मैं आगे के एक्सपेरिमेंट में पहुंचती हूँ। दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि रियो की पत्तियों को ना पहले पानी में उबाल दिया गया है। इससे क्या हुआ, इससे पत्तियों के सेल्स मर गए, उसकी कोशिकाएं मर गईं। अब अब उसमें से एक पत्ती लिया गया और उसमें क्या, उसी स्लाइड पे रखा गया, उसी तरीके से जैसे हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया। उसकी एक लेयर निकाली गई और स्लाइड पे रखा गया, फिर उस पे शुगर या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन डाला गया और 1 मिनट के लिए वेट किया गया कि आखिर क्या होता है उसमें। हम क्या देखेंगे उसमें, क्या प्लाज्मोलिसिस या ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा उसमें। तो आगे जानते हैं कि आखिर होता क्या है। तो आप ये जो पहला एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये इसमें जो हमारी सेल्स हैं, जिसमें हमने जब सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन डाला तो उसकी सेल्स क्या हुई, सिकुड़ गई। क्यों सिकुड़ गई, क्योंकि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा था और बाहर कम। तो सॉल्वेंट क्या हुआ, मूव किया, कहां से कहां तक, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब कि सेल से बाहर की तरफ। उसकी वजह से क्या हुई, सेल्स सिकुड़ गए। तो देखिए कैसे सिकुड़े हुए से दिख रहे हैं उसकी, उसके सेल वॉल, उसकी झिल्ली। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब हमने उसे पानी में उबाल दिया, जब हमने पत्तियों को पानी में उबाल दिया, तो क्या हुआ, सेल्स मर गए, जिसकी वजह से ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ और सेल उसी तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है। मरे हुए सेल्स में कोई प्रोसेस नहीं होता, ना ही पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और ना ही वो लूज करता है। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस मृत कोशिकाओं में नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो लिविंग सेल्स होती हैं उसके अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अब अगर जो सेल है, सेल विदाउट सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल, उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट अगर है, लिविंग है, तो ही ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ भी चेंजेस आएगा तो वो सेल उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर पाएगा। लेकिन अगर सेल मर चुका है तो रिस्पॉन्स होगा ही नहीं। अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, तो क्या होगा? सॉल्वेंट क्या करेगा? वो सेल के अंदर मूव करेगा, जिससे सेल क्या होगा? स्वेल होगा, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अब जब वो स्वेल होगा तो वो प्रेशर लगाएगा सेल वॉल की तरफ कि नहीं, अब मैं और पानी नहीं झेल पा रहा, अब मैं और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अब मैं फटना चाहता हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बट सेल वॉल क्या करता है? वो फिर सेल के अगेंस्ट प्रेशर लगाता है कि नहीं, तुम्हें संभालना होगा, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, तुम ऐसे फट नहीं सकते। तो सेल वॉल क्या करता है? सेल के अगेंस्ट ही प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से जो सेल होता है वो इस तरह की कंडीशन को झेल पाता है। तो इसीलिए ऐसे कंडीशंस में जो प्लांट सेल्स होती है वो अच्छे तरीके से एक्ट करती हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल प्रोटेक्ट करके रखता है प्लांट सेल्स को एनवायरमेंटल स्ट्रेस से। आगे चलते हैं और हम दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस, तो ये जो रीजन है ना वो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें सॉल्ट होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, और उसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसे कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं उसे? उसे कहा जाता है साइटोसोल। तो सेल वॉल साइटोप्लाज्म में ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती है। ठीक है, अलग अलग बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा ग्लूकोज, मतलब जो बेसिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू होता है वो साइटोप्लाज्म से ही स्टार्ट होता है, फिर अलग अलग ऑर्गेनल्स में वो परफॉर्म करने के लिए जाता है। जैसे वो साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होगा, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, इसमें आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या है, कोशिकाओं में आखिर डिफरेंस क्या है। तो जो प्रोकैरियोटिक की कोशिका या सेल होती है उनका आकार थोड़ा छोटा होता है अगर हम यूकैरियोटिक के सेल से कंपेयर करें। कितना छोटा होता है? अब प्रोकैरियोटिक का सेल जो होता है वो होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर होता है 10 to पावर -6 मीटर। कितना होता है? 10 to पावर -6 मीटर। और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होगा? 1 to 10। जबकि यूकैरियोटिक सेल का क्या होगा? 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, केंद्रीय क्षेत्र मतलब जो वो न्यूक्लियस का एरिया था प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है और उसे क्या कहते हैं? बताइए। जैसे यूकैरियोटिक में वो अच्छी तरह से डिफाइंड होता है, एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? वो बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है,
वो एक होता है जो वो न्यूक्लियोइड के अंदर देखा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में मल्टीपल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक से अधिक, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है और न्यूक्लियस में तो वो होता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित, मतलब कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होते हैं, तो क्या वो यूकैरियोटिक्स में होते हैं? सोचिए क्या होते हैं ये ऑर्गेनल्स जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही सारे होते हैं। और क्या यूकैरियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट होते हैं? जी बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं वो। तो यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में वो एब्सेंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होती है। किस फॉर्मेट में? जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, क्रोमोसोम या डीएनए के फॉर्म में। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेल के फंक्शनिंग के लिए स्टोर्ड कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो जो न्यूक्लियस का आकार होता है ना, वो या तो ओवल शेप्ड का होगा या तो फिर वो स्फेयर होगा, मतलब वो गोल सा आपको दिखाई देगा। ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जिस तरह से साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे है हमारा ये न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जहां पर हमारा क्रोमोसोम अवेलेबल होगा, देखा जाएगा, प्रेजेंट होगा। अब जो सेल साइकिल या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ठीक है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? मैंने बताया आपको, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। हर एक प्रोसेस, सेल में होने वाला हर एक प्रोसेस हमारा जो है न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। ठीक है। क्यों? कैसे कंट्रोल करेगा? वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ना क्रोमोसोम में, डीएनए में, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो, है ना, उसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो वो क्या है? वो डीएनए है। और डीएनए कैसे रहता है? वो क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। और क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना उसी स्ट्रक्चर, उसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्टोर्ड होता है, जिससे ही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है हर एक एक्टिविटी सेल में होने वाली। ठीक है। जैसे सेल साइकिल हो गया, सेल डिवीजन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिक फंक्शंस हो गए, सारा कुछ कंट्रोल न्यूक्लियस करेगा। वो ब्रेन की तरह काम करेगा, वो सीपीयू की तरह काम करेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। इसमें क्या किया जाता है, एक ग्लास स्लाइड ली गई है, उस पर एक बूंद पानी का रखा गया है। फिर आइसक्रीम खाने वाली जो चम्मच होती है ना, उससे गाल के अंदर थोड़ा सा स्क्रैप करते हैं। स्क्रैप मतलब खुरचते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब जो भी चीज, जो भी मटेरियल चम्मच के ऊपर लगता है ना, उसे एक निडल से ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे और उसे स्प्रेड कर देंगे थोड़ा सा। उसके बाद उसमें एक सॉल्यूशन डालते हैं जिसे कहते हैं मिथाइलिन ब्लू। ठीक है। और फिर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। और ध्यान रहे, जब भी हम ग्लास स्लाइड में कुछ भी देखते हैं तो सबसे पहले उस पर क्या लगाते हैं? कवर स्लिप लगाते हैं। तो फिर हम जब ग्लास स्लाइड को के ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हम क्या देखेंगे?
तो हम देखते हैं कि कोशिकाओं मतलब सेल के अंदर पहले तो देखते हैं कि सेल की साइज क्या है, सेल का शेप क्या है, वो कैसी उसकी आकृति है। उस आकृति को आप अपने पेपर पे पहले बना लीजिए, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि उस सेल के अंदर ना कुछ डार्क कलर का सर्कुलर या ओवल शेप का कुछ दिखाई दे रहा है। वो जो डार्क कलर का दिखाई देगा ना, जो गोल होगा, डार्क कलर का होगा, वही होता है हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है? वो होता है हमारा न्यूक्लियस। वो सेल के ना आपको बीच में, ऐसे सेल है ऐसे बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, सेल है तो यहाँ आपको बीच में से दिखाई दे रहा होगा डार्क कलर का, ठीक है, ओवल शेप्ड का या फिर स्पेरिकल शेप का, थोड़ा सा गोलाकार दिखाई देगा। तो जब आप देखेंगे उसमें तो नॉर्मल कंडीशन में जो आपका क्रोमोसोम होगा ना, वो थोड़ा सा उलझा हुआ सा एक मोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा, कुछ बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होता है उस टाइम नॉर्मल कंडीशन पे। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो वही क्रोमोसोम आपको इस तरह से दिखाई देगा, एक अच्छे से वेल डिफाइंड हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई देता है। जबकि नॉर्मल कंडीशन में ना थोड़ा ऐसे कंडेंस्ड जैसा दिखाई देता है, कुछ समझ में नहीं आता, एक टैंगल, एक नेटवर्क जैसा बना हुआ होता है। लेकिन सेल डिवीजन के टाइम आपको क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में कि जो सेल है उसकी आकृति कैसी है, उसका शेप कैसा है, उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो इससे आपको न्यूक्लियस के बारे में पता चलेगा। फिर आप वहां पे क्रोमेटिन देखेंगे। तो जो सेल डिवीजन के टाइम जो हमारा क्रोमोसोम या क्रोमेटिन होता है वो अच्छे से थोड़ा वेल डिफाइंड होता है, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशंस में होता है तो वो बहुत ऐसे उलझा हुआ सा, एक नेटवर्क जैसा, उलझा हुआ बॉल जैसा आपको दिखाई देगा, एकदम कंडेंस्ड।